हेलो एवरीवन। बीपीएससी 102 में हम लोग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट वीडियो में मैं आपको नेहरू रिपोर्ट तक पढ़ा दी थी। पिछले पार्ट को मैं अलग से एक्ट को बताई थी अपने नोट से, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। आप इम्पोर्टेंस देख सकते हो, ये फरवरी 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, और जो डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके बारे में, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप दिसंबर 2021 का पेपर देखोगे तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि नेहरू रिपोर्ट को पूछ लिया गया है। फिर कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन जो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी क्वेश्चन आया है। फिर दिसंबर 2023 जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से भी 1858 से लेकर 1935 के एक्ट को पूछ लिया गया है, उनके फीचर्स को। साथ ही यहाँ पे जब आप दिसंबर 2022 के पेपर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा गया है, जो कि हम आज पढ़ेंगे। और ये रहा हमारा जून 2022 का पेपर, जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है 1885 से लेकर 1935 के पीरियड में। तो आपको ध्यान देना है कि किस एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है और कितना इम्पोर्टेंस ये रखता है, आप पेपर देख के समझ गए होंगे। इसीलिए मैं आपको अलग से एक्ट बता दी थी ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और जब आप पढ़ने बैठो तो आपको पहले से ही माइंड में रहे कि हाँ ये इम्पोर्टेंस रखता है। ये मेरा नोट्स है जिससे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर ना भी करो तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है जब आप पढ़ोगे इन सभी चीज़ों को आगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसके अंदर हमें पढ़ने हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनसे भी क्वेश्चन राइज हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे क्रिप्स मिशन क्या है। तो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो थे पहले तो वो रेसिस्ट किया करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। ठीक है, उन्होंने रेसिस्ट किया है हमेशा ही डिमांड को, लेकिन जब सर्कमस्टांसेस चेंज होने लगे, जैसे कि आउटब्रेक हो गया वर्ल्ड वार 2 का, या फिर ब्रिटेन के अंदर में नई कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जो कि लेबर पार्टी लीड कर रही थी, तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि हमको ये प्रॉब्लम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उसे सॉल्व करना चाहिए। क्या अर्जेंसी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके पीछे ये सारे फैक्टर थे जो कि वर्ल्ड में उस टाइम पे हो रहे थे। तो 1942 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंड किया कैबिनेट मेंबर को कैबिनेट मिशन के अंदर। अब उनके अंदर कैबिनेट मेंबर कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन रख दिया गया है, क्योंकि ये जो थे वो ही लीड कर रहे थे इस क्रिप्स मिशन को। तो क्रिप्स मिशन जो थे वो एक प्रपोजल लेके आए थे कि हम कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे, उनके रिगार्डिंग ये मिशन आई थी। और इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे वर्ल्ड वार 2 के एंड के बाद। और इसमें भी कंडीशन लगा दिया कि दोनों ही पार्टी जो उस टाइम पे डोमिनेट कर रही थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो दोनों ही एग्री हो जाएंगे, तभी हम जाके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे, या फिर उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रपोजल था यहाँ पे लिखा गया ना कि वो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन लेकर आए थे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में कुछ प्रपोज कर रहे हैं, आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। कौन एक्सेप्ट करेगा? मुस्लिम लीग भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को। तो वो ड्राफ्ट प्रपोजल जो था वो क्या था क्रिप्स मिशन का? उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, यानी अगर वो कोई प्रपोजल बनाएंगे तो उसमें कुछ रिकमेंड करेंगे। क्या रिकमेंड किया? सबसे पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की। उस टाइम पे इंडियंस की डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। इसके अलावा जितने भी प्रोविंस हैं और इंडियन स्टेट है वो एक इंडियन यूनियन को कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी सिंपली कहा जाए तो जितने भी प्रोविंस उस टाइम पे थे, या फिर इंडियन स्टेट का मतलब
जिनको इंडियन प्रिंस लीड कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट, है ना, और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, वो दोनों मिलके एक इंडियन यूनियन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और वो भी कैसे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ एक और प्रोविज़न आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको फ्रेम करने के लिए हम इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करेंगे, यानी इलेक्शन होगा जिसमें हम इंडियन पीपल को इलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कंडीशन ये रखा गया कि इफ़ एनी प्रोविंस was not prepared to accept the constitution was to be free to retain its constitutional position। यानी अगर कोई प्रोविंस नहीं चाहता कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे जिसके लिए इलेक्शन हुआ है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, तो उनको फ्री कर दिया गया। और फ्री करके क्या कहा गया कि उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आप उसको रिटेन करो, ठीक है। यानी उस टाइम जिस एक्ट के तहत इंडिया गवर्न हो रहा था उस पोजीशन को आप होल्ड करो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम फ्रेम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोविंस जो थे उनको फ्री कर दिया गया और ऐसा कहा गया कि आप अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट भी कर सकते हो। यानी टोटली इंडिया को तोड़ने की बात कर दी गई थी इस क्रिप्स प्रपोजल से, ठीक है। तो वो जो रिकमेंडेशन दिए उनमें ये सारी बात की गई। अब इसको अच्छे से मैं आपको नोट से बताती हूँ कि क्या क्या प्रपोजल था। सबसे पहले ऑल इंडिया यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस, यानी सिंपली क्या कहा गया कि हम आपको इंडियन यूनियन बनने का मौका देंगे जिसमें प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस रहेंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के साथ। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, यानी आपके ऊपर अभी भी ब्रिटिश क्राउन बैठा है, आप बस खुद के गवर्नमेंट को रन करने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो जो इंडिया के पीपल ही मिलके बनाएंगे, ओके। इसके अलावा इंडिया को फ्री कर दिया गया कि आप अपने कॉमनवेल्थ के साथ कैसे रिलेशन रखने चाहते हो ये आप खुद डिसाइड कर लो। इस चीज़ में इंडिया को फ्री किया गया। साथ ही साथ फ्री कर दिया गया कि आप कैसे यूएन में या फिर कोई अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसमें भी आपको फ्री छूट हम देंगे। ऐसा प्रपोजल रखा गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो वार के बाद बनेंगे ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके, और मेंबर्स जो होंगे उनको पार्टली इलेक्ट किया जाएगा और पार्टली नॉमिनेट किया जाएगा। यानी जहाँ पे प्रिंस है ना वहाँ वो किसी बंदे को नॉमिनेट करके भेज देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ओके। और जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस है वहाँ पे इलेक्शन होगा। तो इसीलिए कहा गया कि कुछ जो हिस्सा था वो इलेक्टेड था और कुछ नॉमिनेटेड था। साथ ही साथ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एक्सेप्ट करती है नए कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कहा गया ना यहाँ पे कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका देंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उस टाइम पे वो कुछ कंडीशन रखे थे। और वो कंडीशन में क्या है कि अगर कोई प्रोविंस विल नहीं है उनका कि वो ज्वाइन करे तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है ना। और दूसरा ये था कि कोई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएट करेंगे कि ये ट्रीटी को कैसे इफेक्ट में लाया जाए, यानी कैसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, ताकि हम रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी को भी सेफगार्ड कर सकें। यानी सिंपली ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ना नया, तो उस टाइम में बनाने के लिए कुछ लोग बैठे होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी उसी को कहा गया। वो लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ में बैठ के कोई ट्रीटी करेंगे, यानी कि कुछ रूल फ्रेम करेंगे जिससे पता चले कि हम ब्रिटिश से इंडियन को पावर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि कोई भी माइनॉरिटी उस टाइम पे है उसको भी सेफगार्ड किया जाए, उनको कोई परेशानी ना हो। ये प्रपोजल था क्रिप्स मिशन का, ओके। तो ये मैं आपको नोट से बताई, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसको? क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को दोनों ही पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? मुस्लिम लीग का तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो डिमांड करते हैं कि इंडिया को आप कम्युनल लाइन में डिवाइड कर दो और कुछ प्रोविंस जो है उसको आप इंडिपेंडेंट फॉर्म करो पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। और इसके लिए आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाओ, एक पाकिस्तान के लिए होगा और दूसरा इंडिया के लिए होगा।
ये था मुस्लिम लीग का डिमांड, जिसके वजह से उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि यहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? ऐसा क्या कारण था जो कांग्रेस ने इसको ऑब्जेक्ट किया? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो ऑफिशियल नेगोशिएटर थे क्रिप्स प्रपोजल के लिए, यानी नेगोशिएट करने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये दो लोग गए थे। अब क्यों ऑब्जेक्ट किए? क्योंकि मैं आपको बताई ना कि जिस टाइम पे क्रिप्स मिशन ने अपना प्रपोजल दिया, उस टाइम पे इंडिया के लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दिए, इस वजह से रिजेक्ट किए। दूसरा, प्रिंसली स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉमिनेशन के थ्रू होगा, ना कि इलेक्शन के थ्रू, इस वजह से भी ऑब्जेक्ट किए। साथ ही साथ प्रोविंस के पास राइट दे दिया कि आप सक्सीड कर सकते हो, यानी कि आपको अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बने रहना है तो आपको अलग से प्रोविज़न दिया जाता है कि आप अपना खुद का संविधान बना लो और अलग हो जाओ। ये तो बहुत गलत बात थी। ये चीज़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑब्जेक्ट करने पे मजबूर कर दी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी प्लान ऐसा नहीं दिए कि आप कब ट्रांसफ़र करोगे पावर का। आपने प्रपोजल दिया, लेकिन ऐसा कहाँ बताया कि पावर जो ट्रांसफ़र करा जाएगा वो कब करा जाएगा। आप सिंपली कह दिए कि वॉर ख़त्म होने के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का मौका देंगे, लेकिन पावर ट्रांसफ़र के बारे में तो कुछ नहीं कहा। ये भी गलत बात थी, है ना। इसके बाद जो रियल शेयर डिफेंस में और गवर्नर जनरल के सुपरमेसी में, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। और ये चीज़ तो किसी भी कंट्री की नींव रहती है। अगर डिफेंस के बारे में आप बात नहीं करोगे और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल हमारे ऊपर बैठे हुए थे, उनकी क्या पावर होगी, उनके बारे में बात नहीं करोगे, तो यहाँ से क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा, है ना। और उस टाइम में कहा गया था कि गवर्नर जनरल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। इसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा डिमांड रखा गया होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्ट करने के ये सारे रीज़न थे। और मुस्लिम लीग के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सिंगल इंडियन यूनियन नहीं बनने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि दो ग्रुप बने, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो इनकी सारी डिमांड जो थी वो पाकिस्तान को लेकर ही अटक गई थी और वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। तो ये सारी बात रही क्रिप्स मिशन की। अब क्रिप्स मिशन तो फेल हो चुका था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया। क्विट इंडिया मूवमेंट के आने का मेन रीज़न ही था कि क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने उसके बाद भेजी थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में अनाउंस हुआ था, जिसके बारे में अब बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में नहीं पढ़ना, जो उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहे थे वो सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। रीज़न ये है कि ये इंडियन पॉलिटी है और पॉलिटिकल साइंस में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब रखना है, ना कि पूरे हिस्ट्री से। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन में हम लोग जंप कर रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थे उस टाइम पे बहुत सारे अटेम्प्ट लिए ताकि वो इस डिफरेंस को ब्रीच कर सके इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। यानी इन दोनों के बीच में जो थे वो काफ़ी डिफरेंस आ गए थे। मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी कि हमें पाकिस्तान बनने दो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस के लिए उन्होंने सारे प्रपोजल को रिजेक्ट करते रहे। और उनका भी मानना था कि मुस्लिम लीग जो है अलग से पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड रख रहे हैं, उसे हम एक्सेप्ट ना करें। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि दोनों पार्टी के बीच में मेल बिठाया जाए और कोई अच्छे फैसले हम ले सकें, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि मुस्लिम लीग अपने इस डिमांड से पीछे हट ही नहीं रही थी। उनका मानना था कि मुझे चाहिए, पाकिस्तान ही चाहिए। ऐसी जिद उन्होंने पाल ली थी कि लास्ट में उन्हें पाकिस्तान मिल ही गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने दूसरे डेलीगेशन को भेजे, यानी उस टाइम के जो कैबिनेट मेंबर थे उनमें से कुछ लोगों को भेजे एज ए कैबिनेट डेलीगेशन, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना गया। इसमें 3 कैबिनेट के मेंबर थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही है जो क्रिप्स मिशन को लीड किए थे, और तीसरे हैं A.V. अलेक्जेंडर। ओके, तो यहाँ पे जो कैबिनेट डेलीगेशन थे ये भी फेल हो गए
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई एग्रीमेंट कराया जाए, ये भी फेल हो गए। ओके, लेकिन इन्होंने अपना प्रपोजल दिया जो कि अनाउंस हुआ था 16 मई 1946 को, इंग्लैंड के अंदर में भी और इंडिया के अंदर में भी, दोनों को साथ में दोनों ही कंट्री में अनाउंस किया गया। फिर कैबिनेट डेलीगेशन जो थे वो कुछ रिकमेंडेशन देंगे। अब क्या रिकमेंडेशन देंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो था वो कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया जो होंगे वो कंसिस्ट करेंगे ब्रिटिश इंडिया को और स्टेट को, सिंपली ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को वो कंसिस्ट करेंगे। और यहाँ पे बता दिया गया कि आप जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाओगे उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, यानी क्या क्या पावर होंगे आपके पास। तो आपके पास फॉरेन अफेयर का पावर होगा, डिफेंस का पावर होगा, कम्युनिकेशन का पावर होगा, और जितने भी रेसिजुअरी पावर हैं प्रोविंस और स्टेट के अंदर वो भी आपके पास होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया कि आप इन सभी चीज़ों के लिए लॉ बना सकते हो, जो कि क्रिप्स मिशन में नहीं था, है ना। तो यहाँ पे वो क्लियरली कह दे रहे हैं कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो कोई भी पावर, रेसिजुअरी पावर प्रोविंस के अंदर में भी और स्टेट के अंदर में भी जो होगा वो आपके पास होगा। आपके पास किसके, जो यूनियन ऑफ इंडिया आप बनाओगे उसके पास ये पावर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि यूनियन जो है उनके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही होंगे, जिसमें कंसिस्ट करेंगे प्रोविंस और स्टेट दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव। यानी आपका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा और लेजिस्लेचर बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को और लेजिस्लेचर जो लॉ को फ्रेम करते हैं, उन दोनों में प्रोविंस और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन जो डिसीजन होगा कम्युनल इशू को लेकर, यानी उस टाइम पे जो दंगे हो रहे थे ना कम्युनिटी के नाम पे, हिंदू मुस्लिम ये सारे चीज़, तो इस कम्युनल इशू को लेकर अगर कोई डिसीजन लेना होगा लेजिस्लेचर के अंदर, उसमें मेजॉरिटी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा 2 मेजर कम्युनिटीज़ के, उनको प्रेजेंट होना जरूरी है। और वोटिंग जो होगा उनमें मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वुड बी रिक्वायर्ड। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से, सिंपली देखो कि अगर कोई कम्युनल इशू पे आप डिसीजन ले रहे हो लेजिस्लेचर के अंदर, यानी सिंपली आप लॉ बनाओगे, तो जहाँ पे कोई कम्युनिटी को लेकर अगर लॉ बनाओगे तो वहाँ पे दोनों ही मेजॉरिटी पार्टी, 2 मेजर कम्युनिटी उस टाइम पे कौन थे, हिंदू और मुस्लिम, ये 2 मेजर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वुड बी प्रेजेंट तो हो गए। अब लॉ बनाने के लिए वोट करना पड़ेगा, वोटिंग होगा तभी जाके एक्ट पास होगा, है ना। तो वोट जब आप करोगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो है मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी यहाँ पे मान लो कि हिंदू के 10 मेंबर है और मुस्लिम के 8 मेंबर है। ओके, तो इस 10 + 8 टोटल कितने मेंबर हो गए, 18। इस 18 मेंबर की मेजॉरिटी बनेगी, 18 लोग मान लो उस टाइम पे प्रेजेंट है। इस 18 में से जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी लगेगी। इनकी मेजॉरिटी क्या होगी, इसको अगर आप 50% लेते हो तो 9 हो गया, तो 9 + 1 10, यानी कि अगर 10 हो गया तो एक्ट पास हो जाएगा सिंपली। तो क्या हो गया कि वोटिंग जो मेजॉरिटी की होगी उस टाइम पे जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं वो ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी कम्युनिटी इशू पे या फिर कह सकते हैं कम्युनल इशू पे अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो। ठीक है, ये प्रपोजल, ये रिकमेंडेशन रखा गया था कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा ताकि वो दोनों ही पार्टी को बैलेंस कर सके। ओके, फिर प्रोविंस जो है वो फ्री रह सकते हैं ताकि वो अपने ग्रुप को फॉर्म कर सके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को लेके। यानी सिंपली कह दिया गया कि प्रोविंस जो है वो फ्री है टू फॉर्म ग्रुप्स बनाने के लिए वो फ्री है, यानी कि ग्रुप्स बनाने के लिए वो फ्री है। और कैसा ग्रुप, जिसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव भी बना सकते हैं और लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं। तो ये छूट दी गई प्रोविंस को। और जितने भी ग्रुप है वो फ्री है टू डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी प्रोविंस के अंदर आप क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हो उसको डिटरमाइन करने की पावर दी गई, फ्री कर दिया गया। सिंपली जो ग्रुप आप फॉर्म करोगे ना वो डिसाइड कर सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रोविंस के अंदर आप क्या सब्जेक्ट रखना चाहोगे। ये रिकमेंडेशन मिले थे हमें कैबिनेट मिशन से। आई होप आप कैबिनेट मिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
तो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के बाद इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन हुआ था उन्हें इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेकिन जो डिफरेंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वो बढ़ता ही रहा, और बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि ग्रुप क्लाउज जो दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, उनको इंटरप्रेट करने में सबसे ज़्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा था। ये ग्रुप क्लाउज क्या है मैं आपको बताती हूँ। फिर क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेन किए इस स्टेज पे और एक्सप्लेन किए लीडर्स को जो कि लंदन में थे कि मुस्लिम लीग की कंटेंशन जो है वो करेक्ट है, यानी मुस्लिम लीग की जो डिमांड है वो करेक्ट है। और 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट पब्लिश किया, और उस टाइम पहली बार ऐसा एक्नॉलेज हुआ कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की पॉसिबिलिटी है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट किसके लिए? एक इंडिया के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा तो 2 स्टेट बनने की भी पॉसिबिलिटी इस स्टेटमेंट से देखने को मिली। रिजल्ट क्या हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मीटिंग करते हैं, फर्स्ट मीट कब हुआ था असेंबली का? दिसंबर 9, 1946, याद रखना है। इस दिन जब पहली बार मीटिंग हुआ था तो इनको बायकट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, और ये मीटिंग जो हुआ था वो फंक्शन किया था बिना मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन से। तो इस तरीके से इलेक्शन हुआ। अब इसको थोड़ा मैं अपने नोट से बता देती हूँ। यहाँ पे ये रहा कैबिनेट मिशन, ओके। बेसिक जो फैक्ट है वो तो मैं बुक से ही पढ़ा दी। अब देखो इस कैबिनेट मिशन में प्लान था। सबसे पहले तो इन्होंने रिजेक्ट किया था फुल फ्लेज डिमांड पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ग्रुपिंग दी है, इसी ग्रुपिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। ये जो ग्रुप क्लाउज है ना, ये ग्रुप क्लाउज दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। और प्रोविंशियल असेंबली में जो ये ग्रुपिंग हुई थी, वो ग्रुपिंग जो था वो ABC के टर्म में हुआ था। अब इसमें क्या था, जो सेक्शन A का ग्रुपिंग था उसमें हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस थी, ओके, और सेक्शन B और C में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी। तो ये ग्रुप क्लॉज जो बना था, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको लेकर ही हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, ओके। तो होना भी चाहिए क्योंकि ये एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया ना पाकिस्तान के बनने का। चलो ये तो प्लान था। उसके बाद 3 टियर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर प्रोविंस के अंदर, सेक्शन के अंदर और यूनियन लेवल के अंदर बनने की बात की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन होगा वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड होंगे, और इलेक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। और इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही वोटिंग जो थी वो 3 ग्रुप में बट गई थी। एक जनरल वोटिंग होगी, एक मुस्लिम वोटिंग, और तीसरी जो थी वो सिख की वोटिंग होगी। यह है प्रोपोर्शन में वोटिंग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। अब उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता तो उसके अंदर 389 मेंबर्स होने की बात की थी, ठीक है। ये तब का है जब पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, ओके। अभी कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ है, कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये 389 मेंबर्स में मुस्लिम लीग की पार्टी भी इंक्लूडेड है। अब इस 389 मेंबर में से जो 292 मेंबर होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली से होंगे, यानी प्रोविंशियल असेंबली जो इलेक्ट करके लोगों को भेजेगी उसका नंबर कितना था? 292 था, ओके। फिर प्रिंसली स्टेट से जो भेजे जाएंगे वो 93 कैंडिडेट भेजे जाएंगे, ओके। फिर बच गए 4। अब 4 जो बचे हैं वो आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, ठीक है। तो इस टाइप से ये 3 भाग में बटा, और 389 मेंबर्स जो थे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट करे जाने थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविंस का बनेगा उसमें सेपरेट सिटिंग की बात की गई थी कि सेपरेटली आप बैठ जाओ और अपने प्रोविंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्टेट का भी और यूनियन का भी दोनों ही इंक्लूडेड है कि कैसे रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज है, एवरीथिंग इज मेंशन इन जस्ट अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या कहा कि आप सेपरेट सिटिंग करके अपने प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओगे।
और यूनियन का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें ज्वाइंट सेटिंग की बात की गई, यानी कि ABC में जो आप प्रोविंस को डिवाइड किए थे ना, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को आपने सेपरेट किया 3 ग्रुप में, उस ग्रुप की ज्वाइंट सेटिंग होगी, फिर जाके आप यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। इस तरीके से प्रपोजल दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेक्शन A में जो थे, सेक्शन A के अंदर हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस आ रहे थे, जिसमें थे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा। सेंट्रल प्रोविंस यानी कि हमारे मध्य प्रदेश वाले रीजन, और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी वाले रीजन, ये सभी सेक्शन A में आ रहे थे। अब सेक्शन B में कौन आएंगे? सेक्शन B मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। इसमें पंजाब आ रहे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आ रहे थे और सिंध आ रहे थे, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है ना इधर का इंडिया का, ये वेस्टर्न प्रोविंस जो थे वो B ग्रुपिंग में आ रहे थे। अब इंडिया का जो ईस्टर्न ग्रुपिंग होगा वो ईस्ट साइड से होगा, यानी कि जो हमारा C ग्रुपिंग होगा वो हमारे ईस्ट सेक्शन से होंगे, जिसमें थे बंगाल और असम। ठीक है, तो इस 3 ग्रुपिंग में बांट दिया गया था उस टाइम के सारे प्रोविंस को, और B और C जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे। तो ऑब्वियसली है कि इनको ग्रुप बना के आप डिमांड करोगे ही कि हमें अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जैसा कि उस टाइम में मुस्लिम लीग कर रहे थे। उसके बाद जैसा कि बुक में भी मेंशन है कि आपको बता दिया गया कि आपका कंट्रोल जो है वो डिफेंस में होगा, कम्युनिकेशन में होगा, एक्सटर्नल अफेयर में होगा, या फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको रखना है इंडिया के लिए, उसके लिए होगा, है ना। बुक में मेंशन किया हुआ ये चीज़ जब हम क्रिप्स मिशन पढ़ रहे थे वहाँ पे आपने देखा ना कि वो सब्जेक्ट को बता दिए थे कि आपको किस किस जगह पे लॉ बनाने का छूट मिला हुआ है, जिसमें से यहाँ पे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन और जितने भी रेसिजुअरी पावर होंगे प्रोविंस और स्टेट में, वो सभी बता दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद प्रोविंस को फुल ऑटोनॉमी दी गई थी रेसिजुअल पावर के लिए, जैसा कि वहाँ बुक में भी मेंशन है। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद प्रोविंस जो है वो फ्री है कि वो इस ग्रुपिंग से बाहर आ सकते हैं, और 10 साल के बाद वो फ्री कॉल ले सकते हैं कि उस ग्रुपिंग को या फिर इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आप फ्रेम करोगे उसको रिकंसीडर कर सके। ये कितना अजीब बात था, है ना, कि आप क्या कह रहे हो कि पहला जो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद प्रोविंस चाहे तो उस ग्रुप में से बाहर आके वापस से कंसीडर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यानी सिंपली जब आपका मन करेगा आप तोड़ के बाहर आ जाओगे और कहोगे कि हम अलग से अपना कंट्री रखेंगे, अपना अलग संविधान बनाएंगे। कितनी अजीब बात थी। इस चीज़ पे भी काफ़ी सारे लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किए थे। फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो थे उस टाइम पे फॉर्म कर लिए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब ऑब्जेक्शन जैसे आया, ऑब्जेक्शन कांग्रेस के तरफ से क्या आया कि ये जो ग्रुपिंग था वो ऑप्शनल था। बाद में वैसे क्लैरिफाई किया गया, लेकिन क्या था ग्रुपिंग में कि आप 10 साल के बाद फ्री हो सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंसीडर करने के लिए, और इलेक्शन के बाद आप इस ग्रुप से बाहर भी आ सकते हो, ऐसा कहा गया। और इसी चीज़ के लिए ये सेकंड में भी मेंशन किया हुआ है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद वो बाहर आ सकते हैं। उनके पास पहले ही ऑप्शन होना चाहिए ना कि अगर आपको बाहर आना है तो बाहर आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद प्रिंसली स्टेट के अंदर में इलेक्शन का कोई प्रोविज़न ही नहीं था, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था कांग्रेस को। अब मुस्लिम लीग जो थे वो ऑब्जेक्ट किए वही पाकिस्तान के डिमांड को लेकर। क्या कह रहे हैं वो कि कंपलसरी ग्रुपिंग होना चाहिए और एक सॉलिड एंटिटी बना दो, यानी B और C ग्रुप जो थे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे, उसको आप एक सॉलिड एंटिटी का फॉर्म दो। सॉलिड एंटिटी का मतलब एक कंट्री का फॉर्म दो और पाकिस्तान बना दो, यही चाह रहे थे मुस्लिम लीग। तो ये ऑब्जेक्शन के कारण थे कैबिनेट मिशन के लिए, और कैसे ये ग्रुप क्लाउज जो था वो ऑब्जेक्शन ला रहा था मुस्लिम लीग में भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर के बीच में भी। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, और बुक में काफ़ी अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था समझना। तो जब तक आप इसको लिंक नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक कीवर्ड लिख दिया गया है बस बुक में, जैसे कि ग्रुप क्लाउज। क्या है ये ग्रुप क्लाउज? जब तक आप समझोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा नोट से बता दी, बाकी टाइम वेस्ट नहीं की हूँ आपका। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ही मैं डिसाइड की कि थोड़ा सा डिटेल में अपने नोट से बता देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो।
होपफुली आप मेरी बात को समझोगे और अच्छे से बुक को वापस से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि क्या एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहिए और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया। ओके, आगे हमारा है कि नेचर क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हमने देखा कि कुछ लोग इलेक्ट हो रहे थे और कुछ नॉमिनेट हो रहे थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। होपफुली आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।